हेलो दोस्तों, आर्यंस अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी उमेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं एक बिल्डिंग में वॉचमैन का काम किया करता था और रात में टाइम पास नहीं होता था। इसी वजह से मैं रात में अक्सर ही आग लगाकर वहां पर बैठ जाता और गाने लगाकर सुनना शुरू कर देता। ऐसे ही कई समय तक चलता रहा। फिर मुझे पता चला कि एक नई जगह पर नौकरी आई है और वहां पर पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस जगह पर चले जाऊं। और उस जगह पर ना बिल्डिंग थी ना सोसाइटी, बस एक बड़ी सी पानी की टाकी थी जहां से उस एरिया में पानी सप्लाई किया जाता था। मुझे वहां पर भी नाइट ड्यूटी मिली हुई थी और दिन के समय मैं छोटा मोटा मजदूरी का काम कर लेता था, जैसा कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग बनाने में उनकी मदद करना या कड़िए का काम आप लोग कह सकते हो। जब मैं उस पानी की टाकी के पास जाकर उस पानी की टाकी को देखने लगा तो पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि उस टाकी के आसपास कोई नहीं था। बड़ी बड़ी टाकी आप लोगों को पता होगा कि एक इलाके में होती है जहां से पानी सप्लाई किया जाता है। वो टाकी के आसपास कोई बस्ती नहीं थी। जहां पर मैं पानी के लिए रात में बैठा रहता था तो कभी कभार कुछ लोग आते थे और मुझसे पानी मांगते थे। मैं थोड़ा सा पानी उन्हें भरने के लिए दे देता था। ऐसे ही कई समय तक चलता रहा, शायद 1.5-2 महीने तक ऐसा ही चला। उसके बाद एक रात में जब मैं वहां पर बैठा हुआ था तो अचानक से मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे पानी चाहिए। मैंने कहा पानी ले लो, लेकिन तुम्हारे पास कोई बर्तन तो नहीं है, पानी लेकर कैसे जाऊंगा। वो कहने लगा कि मुझे पानी पीना है। मेरे पास में जो बोतल रखी हुई थी मैंने वो दे दिया। वो कहने लगा ये नहीं, मुझे बहुत सारा पानी पीना है। मैं कहने लगा कि ठीक है, इतना पानी तो आप पी लो, आपको और पानी मिल जाएगा। वो मुझे गुस्से से देखने लगा और उस पानी की टाकी के पास चला गया। जाकर नल खोलकर वो उसी नल को मुंह लगाकर पानी पीने लगा। लगभग 2 से 3 मिनट तक वो पानी को पीता रहा, जो कि एक सामान्य आदमी के बस की बात ही नहीं थी। मैं उसे देखकर दंग रह गया कि ये इतना पानी पी रहा है। इतना पानी तो रेगिस्तान का ऊंट भी नहीं पीता। पानी पीने के बाद वो मेरे पास आया, कहने लगा मैं अब से रोज यहीं आकर पानी पीऊंगा। वो मुझ पर अपनी धाप जमा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि वो मेरा मालिक है और मैं उसका नौकर हूँ। मैं कहने लगा कि ये पानी ऐसा देना अलाउ नहीं है, तुम प्यासे थे इसीलिए मैंने दे दिया और कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। वो बस मुझे देखा, एक हल्की सी मुस्कान हंसा और वहां से निकल गया। हालांकि दोस्तों, मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था, फिर भी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और आराम से वहीं बैठकर गाने सुनते रहा। अगली रात ठीक 1 बजे वो दोबारा उसी पानी की टाकी के पास आया और आकर मुझे देखने लगा। फिर बिना कुछ बोले ही अंदर जाने लगा। तो मैंने उसे आवाज लगाया। वो एकदम से रुक गया। मैं कहने लगा कि अंदर नहीं जा सकते हो तुम। वो कहने लगा मुझे रोकेगा कौन। और इसके बाद वो अंदर की ओर बढ़ने लगा। मैं उसके पीछे पीछे गया ताकि मैं उसे रोक सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा उसने दूसरे हाथ से मुझे जोर से धक्का मारा, जिसके बाद मैं हवा में कई फीट उड़कर जमीन पर गिर पड़ा। एक आम आदमी में इतनी ताकत नहीं हो सकती। मैं दंग रह गया कि ये क्या है और फिर से वो जाकर पानी पीने लगा और उसके बाद वहां से निकल गया। दोस्तों, जब यह घटना मेरे साथ घटी तब मैं काफी ज्यादा डर चुका था। इसीलिए मैंने कुछ लोगों को ये बात बताई और मैंने उनसे कहा कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो रोज आना आदमी आकर इतना इतना पानी पी जाया करेगा। आप लोग कृपया करके उसका कुछ समाधान निकालो। फिर अगली रात में मेरे साथ 4-5 लोग खड़े हुए थे जो उसी आदमी के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे एक बार यूं लगा कि हम इतने सारे लोगों को देखकर आज वो नहीं आएगा।
शायद मैं यहाँ गलत था। वो आया, आकर फिर से बिना किसी से कुछ बात किए अंदर जाने लगा। सभी लोगों ने उसे रोकना चाहा। पिछली रात की तरह उसने सभी लोगों को धक्का मार के हवा में उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। सभी लोगों को काफी ज्यादा चोट भी आई हुई थी। उसमें से एक आदमी तो वहीं दर्द से कर्रा रहा था, क्योंकि उसकी कमर की हड्डी अब डैमेज हो चुकी थी। हम ये सब देखकर बुरी तरह से डर चुके थे। अगले दिन सुबह होते ही मैंने सोच लिया था कि अब यहाँ पर काम पर कभी नहीं आना है, और इसीलिए मैं चुपचाप वहां से निकल गया। मुझे शाम के समय एक आदमी आया बुलाने के लिए। कहने लगा कि नौकरी पर नहीं जाना। मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना। वो कहने लगा कि अरे आज मालिक आए हैं, बड़े साहब आए हैं, तुम चलो, चल के उनसे बात करो। वो सरकारी आदमी था। मैं जाकर उसको सारी बात बताई। वो कहने लगा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज हम सब रुकेंगे। मैंने कहा कल भी 4-5 लोग रुके थे, लेकिन किसी ने उसका कुछ नहीं कर पाया। इस रात वो मुझसे जिद करने लगा। उसके जिद करने पर मुझे मजबूरन वहां काम पर जाना पड़ा। रात में लगभग 10-12 लोग थे, और इस बार भी वो आदमी आया। जैसे ही वो आया, तब मैं उसी पानी की टाकी के गेट से कुछ दूर पर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि 2 बार तो मैं उसके हाथ से मार खा चुका था। अब मैं और मार नहीं खा सकता। वो सभी लोग गेट के सामने आकर खड़े हो। उसने इस बार उनको धक्का नहीं दिया, बल्कि एक लंबी सी छलांग लगाकर उनके ऊपर से उड़ते हुए उस पानी की टाकी के नल के पास पहुंच गया और जाकर आराम से पानी पीने लगा। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे हो सकता है। सभी लोग उसके पास उसे पकड़ने के लिए भागे, और जैसे ही पहले आदमी ने उसे छुआ, वो बताता है कि मुझे पूरे शरीर में ऐसा लगा कि किसी ने करंट डाल दिया हो, और वो खुद से ही एकदम से दूर उससे हो गया। और सभी लोगों को उल्टा वही रोकने लगा कि इसे पानी पीने दो, इसके करीब मत जाना। अब लोग धीरे धीरे डरने लगे, और फिर हम जान चुके थे कि अगर ये आदमी रोज ऐसे ही आकर पानी पीता रहा तो एक न एक दिन जरूर इससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा ही। अब सभी लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि कैसे न कैसे इसे रोकने के लिए किसी न किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। और फिर वहीं पर एक आदमी को बुलाया गया। वो आदमी कहने लगा कि देखो, मैं इस शैतान को रोक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि ये दोबारा यहाँ पर ना आ सके। उसके पास एक पानी की बोतल थी। वो लाया और बड़ी सी पानी की टाकी में डाल दिया। कहने लगा, अब दोबारा ये शैतान जब भी आकर पानी पिएगा तो ये पानी को छूते ही वहीं पर तड़पने लगेगा, और इस वजह से ये दोबारा कभी नहीं आएगा। हम लोग ने कहा कि ये आएगा, तो उसने कहा कि हाँ, ये जरूर आएगा, क्योंकि इसे नहीं पता मैंने इस पानी में कौन सा पानी मिलाया। मैंने उससे बहुत पूछा, तो उसने बताया कि मैंने इस पानी में गंगा जल डाला है, और गंगा जल के साथ कुछ मंत्र भी पढ़े हैं। दोस्तों, एक बहुत अजीब बात ये थी कि सच में जैसा उसने कहा था वैसे ही हुआ। जब अगली रात वो शैतान आया और उसने पानी का नल खोला पानी पीने के लिए, तब एकदम से ही वो पानी को छूते ही वहीं तड़पने लगा, जैसा कि एक मछली बिना पानी के तड़पती है, और एक लंबी सी छलांग लगाकर वो कहीं गायब हो गया। फिर उस आदमी ने कहा, मैंने कहा था ना उसके साथ यही होगा, और अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि दोबारा वो कभी नहीं आ पाएगा। बस फिर क्या था, हम सभी लोग बिल्कुल ही आराम से रहने लगे, और उसके बाद मैंने वो नाइट ड्यूटी जो कि मेरी वहां पर थी उसे ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, एक और बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब ये सारी घटना हुई, उसके बाद भी मैं कुछ दिनों तक बहुत डरा हुआ रहा। मुझे हर समय यूं लगता था कि कहीं वो अपना बदला लेने के लिए शैतान दोबारा मेरे पास ना आ जाए, और इस बार कहीं वो मेरे खून से ही अपनी प्यास ना बुझा ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी उमेश जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी विशाल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल है। आज जो घटना मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ,
यह घटना मेरे साथ कई साल पहले घटी थी। दरअसल मैं अपने गांव के लिए निकला हुआ था। मेरा जो गांव था वो शहर से पूरे 20 घंटे का रास्ता था ट्रेन से, और वो भी ट्रेन से उतरने के बाद वहां से लगभग 65 किलोमीटर मुझे अंदर जाना होता था। जब मैं अपने गांव पहुंचने वाला था तो मुझे रास्ते में कुछ ऐसा लगा जो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। यानी कि जब मैं अपने स्टेशन पर उतरा और वहां से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। हर समय मुझे यूं ही लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे साथ में चल रहा है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि जब मैं अपने गांव के स्टेशन पर उतरा तभी रात के 11:30 बज चुके थे। वैसे तो ट्रेन 9 बजे तक ही वहां पर पहुंचा देती थी, लेकिन ठंड की वजह से रास्ते में कोहरा था और उसी वजह से ट्रेन को भी वहां तक पहुंचने में काफी समय लग चुका था। यानी ट्रेन 2-2.5 घंटा लेट पहुंची थी। जब मैं वहां पर उतर के बाहर निकला तो मुझे एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे इस जगह पर जाना है। उसने तो साफ मना कर दिया, कहने लगा बहुत दूर है, हम इतना दूर नहीं जाते। अब मैं वहीं पर खड़े होकर सोच रहा था कि क्या करूं कि तभी मुझे एक दूसरा रिक्शा वाला दिखा। मैंने उससे कहा। वो कहने लगा कि यहाँ से 30 किलोमीटर पर मेरा घर है, अगर आप कहो तो मैं वहां तक आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद बाकी का आप देख लो। मैंने कहा, अरे मैं इतनी रात में जाऊंगा कहाँ? वो कहने लगा, ठीक है फिर सुबह तक यहीं इंतजार करो। मैंने कहा कि कुछ दूसरा रास्ता नहीं निकल सकते? वो कहने लगा कि वहां पे चौराहा है, उसी पर तुमको हो सकता है दूसरी रिक्शा मिल जाए। मैंने कहा, हो सकता है का क्या मतलब? वो कहने लगा, अरे मालिक, इतना फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चलो, आपको मिल ही जाएगी। मुझे बाद में ये बात समझ में आई कि वो मुझे वहां इसलिए लेकर गया था क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो उसे खाली जाना पड़ता, जिससे उसे नुकसान पहुंचता। उसके बाद रिक्शा में मैं बैठ गया। जब मैं रिक्शा में बैठा तब भी मुझे यूं ही लग रहा था कि मेरे साथ में कोई है, जो मेरे साथ ही रिक्शा में भी बैठा हुआ है। भले मैं उसे देख नहीं पा रहा तो क्या हुआ, लेकिन महसूस कर पा रहा था। कुछ ही दूर तक रिक्शा चली थी कि वो आदमी मुझसे बात करना शुरू किया। वो कहने लगा कि आप अकेले ही यात्री हो जो इस ट्रेन से उतरे? मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ही अक्सर होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा उतरते ही नहीं है। अब मेरा गांव ही इतना अंदर है तो मुझे अकेले को ही यहाँ पर आना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मेरा गांव कुछ बड़ा गांव नहीं था, मुश्किल से उसमें 100 घर हुए होंगे उस समय पर। फिर उस रिक्शा वाले से ऐसी बातें करते करते कब यूं ही रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। मैं उस चौराहे पर पहुंच चुका था अब, और वहां पर उतरने के बाद मैंने उसे पैसे दिए और फिर वो वहां से निकल गया बिना 1 मिनट भी रुके। मैं उसे पीछे से आवाज देता रहा कि अरे मैं यहाँ से जाऊं कहाँ? उस चौराहे पर सिर्फ कोहरा ही कोहरा था, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक एक आदमी तक नहीं दिख रहा था। मैं वहीं पर खड़े होकर अब ये सोचने लगा कि करूं तो क्या करूं। यहाँ पर तो रास्ते पर कोई गाड़ी भी नहीं चल रही कि जिससे लिफ्ट मांग लूं। मैं वहां खड़े होकर अभी सोच ही रहा था कि अचानक से ऐसा लगा किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर हाथ रखा हो। मैं एकदम डरा हुआ तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पाया कि वहां पर कोई नहीं था। और फिर अगले ही पल मुझे किसी के हंसने की आवाज आई, और वो आवाज बिल्कुल बारीक सी थी, जैसा कि किसी लड़की की हो, और लड़की की उम्र भी 10 या 12 साल की हो। मैंने अपने आसपास देखा, ज्यादा दूर तक तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जितना देख पा रहा था उससे ये समझ में आ रहा था कि आसपास कोई है नहीं। अगले ही पल फिर से एक आवाज गूंजी थी, और वो आवाज भी वैसी ही पतली थी, किसी बच्ची की। वो आवाज कुछ कह रही थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर अगले ही कुछ पल में वो आवाज ने अब धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया। यानी वो आवाज जाड़ी होने लगी, और इतनी ज्यादा जाड़ी हो चुकी थी कि मानो अब यूं लग रहा था कि 3-4 आदमी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहे हैं। वो क्या कह रहे थे पता नहीं। अब तक जो आवाज एक बच्ची की थी, वो आवाज कैसे बदल सकती थी? मैं वहीं पर डर के एकदम से सहम गया, और ये सोचने लगा कि आवाजें कहाँ से आ रही है और किसकी आवाजें हैं। कुछ ही पल में मैंने देखा
कि 3 लोग मेरे पास एकदम लंबे चौड़े चल कर आ रहे हैं और आते आते वो एकदम से मेरे सामने खड़े हो गए। फिर वो लोग मेरे पास आकर मुझे जोर से धक्का देकर मारने लगे। मैं जैसा तैसा वहां से उठकर भागा और फिर मैं आसपास की जो खेत थी उसमें जाकर छुप गया। अगले ही कुछ पल में मैंने देखा कि वो लोग रास्ते पर खड़े होकर हंस हंस कर चिल्ला चिल्ला कर कुछ बात कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि उनमें से एक कहने लगा कि उसे ढूंढो, वो कहाँ है। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि ये आवाज उस रास्ते पर गूंजने लगी। मैं तो घबरा कर 1 मिनट के लिए ये सोचने लगा कि आज मेरी मौत पक्की है। फिर मैंने यूं देखा कि जब मैं वहां से उठकर भागने लगा तब वो लोग भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। मुझे वहां से रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे गांव का रास्ता कहाँ है। मैं फिर भी जी जान लगाकर वहां से भागने लगा और अगले ही कुछ पल में मुझे एक आदमी मिला जो कि एकदम साधारण दिख रहा था। मैंने जाते साथ उससे कहा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे निकाल लो। वो कहने लगा कि तुम्हें यहाँ से मैं ही बचा सकता हूँ और वो धीरे से मेरे कान में कहने लगा कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भगवान का नाम लेना शुरू करो, यहाँ से बचने का सिर्फ ये एक ही उपाय है। मैंने कहा कि ठीक है और उसके बाद मैं भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगा। मैंने फिर देखा कि जो लोग मुझ पर हमला करने आ रहे थे अब वो मेरे करीब तक नहीं आ पा रहे थे। शायद अब वो भी जान चुके थे कि अगर वो मेरे पास आते तो वो खुद ही मारे जाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली कहानी मोनू की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मोनू है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कुछ साल पहले घटी थी। हमारा चांदी का काम है। हमारा जो घर है वो दुकान को लगकर ही था। हम चांदी का काम करते थे, जैसा कि चेन देते थे और पायल देते थे। ये सारे काम खत्म करने में हम रात के 9 बजा ही देते थे। 9 बजे हम वैसे ही काम खत्म करके अपने घर पर आकर आराम करते थे। एक रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं काम खत्म करके अपने घर पर ही बैठा हुआ था कि तभी ही मुझे एकदम से बेचैनी होने लगी। तो मैं उठकर रात के कुछ 1:30 बजे खिड़की पर जाकर देखने लगा। एकदम सन्नाटा हर जगह पसरा हुआ था। तभी मैंने खिड़की के पास देखा कि कुछ लोग एक के पीछे एक सफेद कपड़े पहने हुए लाइन से चले जा रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं दंग रह गया कि इतनी रात में ये लोग कहाँ जा रहे हैं और सब एक जैसे दिख रहे हैं। पूरी लाइन में जो सबसे आखिरी आदमी था उसकी नजर मुझ पर पड़ी और पलक झपकते ही वो ठीक मेरे खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। आकर वो मुझसे कहने लगा कि तूने हमें देख लिया, तुझे नहीं देखना था, गलती तेरे से हो गई, इसका भुगतान भी तू भुगतेगा। अब यहाँ से तेरी उल्टी गिनती शुरू, और अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तुझे और ज्यादा पछताना पड़ेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया और मोनू एकदम से वहां बेहोश होकर मानो जैसा कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा हो गिर पड़ा। उसकी पत्नी आई और आकर उसे उठाने लगी। जब वो होश में आया तो वो कहने लगा कि अभी अभी मैंने किसी को देखा। उसकी पत्नी उसके साथ मजाक करने लगी। किसी को देखे आपने इतनी रात में? उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी और ज्यादा हंसने लगी। वो कहने लगी कि आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए आपको कुछ भी दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी पत्नी को समझाने लगा कि नहीं, मैंने सच में कुछ देखा। उसकी पत्नी को लाख समझाने के बावजूद उसकी पत्नी नहीं मानी और वो रात ऐसी ही दोनों की कट गई। अगले दिन से जैसा कि वो आत्मा ने या जिन ने कहा था वो बात बिल्कुल सच निकली। मोनू की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी थी। उसे बार बार यूं लगता था जैसे कि कोई उसे मारना चाह रहा है। कई बार सड़क पर चलते चलते उसे यूं लगता कि कोई ट्रक के सामने उसे धक्का दे रहा है और उसके 2 से 3 बार एक्सीडेंट भी हुए। एक बार वो छत पर बैठा हुआ था। अचानक से पीछे से किसी ने इतनी जोर का धक्का दिया कि
कि वो छत से जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट गया। उसे बहुत दर्द हुआ। वो दर्द से चिल्ला रहा था, कर्रा रहा था। फिर उसने सोचा कि कुछ दिन घर पर ही रहना ठीक है। लेकिन जब वो घर पर भी रहने लगा तो उसे यूं महसूस होता था जैसा कि उसके आसपास कोई है और वो आत्मा को या वो उस जिन को देख पा रहा था। हर समय यूं लगता था कि वो आत्मा हर समय उसके कान में आकर यूं कह रही है कि अब तेरा बचना नामुमकिन है। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। ऐसे ही 2-3 महीने निकल गए और परेशान हो होकर उसने ये अपनी परेशानी सभी लोगों को बताई, लेकिन इसका समाधान तो किसी के पास नहीं था। लोग बस एक ही बात कहते थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो झूठ मूठ की कहानी बना रहा है। वो जानता था कि जो उसने देखा वो सच है, जो उसके साथ हो रहा है वो भी बिल्कुल सच था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर किसी को बताता हूँ। वो एक मंदिर के पुजारी जी के पास गया। जाकर उन्हें सारी घटना बताई। पुजारी जी कहने लगे कि जिसे तुम आत्मा समझ रहे हो वो आत्मा नहीं है, वो एक जिन है और वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अच्छा होगा कि जितना जल्दी तुम इससे छुटकारा पा लो। पुजारी जी की यह बात सुनकर वो दोबारा से निराश होकर अपने घर लौट आया। अब वो ये सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तभी ही उसका एक दोस्त था जिसका नाम था जमील, और उसने अपने इस दोस्त को ये बात बताई। वो कहने लगा कि मुझे पता है मेरी इस बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तू मेरी मदद जरूर करेगा। जमील ने कहा कि हम एक मौलाना के पास चलते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो शायद हमारी मदद कर सके। और फिर जमील उन्हें लेकर मौलाना के पास चला गया। जब मौलाना के पास गया तो मौलाना ने देखते साथ उससे कहा कि तेरे साथ जो भी चल रहा है वो मुझे पहले से पता है। मैं दंग होकर पूछने लगा कि आपको कैसे पता? वो कहने लगे कि तेरे आसपास या तेरे पीछे जो कोई भी है मैं उसे देख पा रहा हूँ। मैं तो तुरंत ही वहीं पर हाथ जोड़कर मौलाना साहब से कहने लगा कि मुझे बस इससे छुटकारा दिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कहने लगे कि वक्त लगेगा। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे कि वक्त लगेगा और उसके बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझसे अगले दिन कुछ सामान मंगाया। मैं वो सामान ले जाकर उन्हें दे दिया। वो कहने लगे कि तूने 2 बहुत बड़ी गलती कर दी। एक तो तूने उन लोगों को देखने की गलती कर दी और दूसरा कि तूने ये बात लोगों को बता दी जो कि तुझे नहीं बतानी चाहिए थी। मैं तो फिर भी उनसे बहुत ज्यादा माफी मांग रहा। वो मुझे कहने लगे कि 9 दिन के बाद मेरे पास आना। सामान तो उन्हें दे चुका था। फिर 9 दिन के बाद मैं उनके पास गया और जाकर उनसे कहने लगा कि मौलाना अब जो हो गया सो हो गया, मुझे बस इन सब चीजों से छुटकारा दिला दो। मौलाना ने कुछ पढ़ाई की और उसके बाद मुझे दूध का प्याला दिया पीने के लिए। कहने लगे इसे पी जा। मैं जैसे ही उससे पिया एकदम से मानो मुझे यूं लगने लगा कि मैं ठीक हो गया। जो शरीर में मुझे दर्द होता था वो भी कहीं गायब हो चुका था। मैं कहने लगा कि मुझे अब अच्छा लग रहा है। वो मुझसे कहने लगे कि और 11 दिन तू अपने आप को संभाल लेना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मुझे तो यूं लग रहा था कि मैं ठीक हो गया, लेकिन वो 11 दिन मुझ पर और भी ज्यादा बुरे कटे। मुझे रात के समय सोने के बाद सपने में पूरे 11 दिन वो जिन दिखाई देता था और वो मुझसे आकर एक ही बात कहता था कि तेरा बचना अब नामुमकिन है, तूने लोगों को बता के ये बहुत बड़ी गलती कर दिया। मैं मौलाना को जाकर सारी बात बताया कि मेरे सपने में वो जिन आता है। उन्होंने कहा कि वो तुझे सिर्फ डराता है, तो उसकी बात पर ध्यान मत दे, बस 11 दिन खुद को संभाल, घर से कहीं बाहर मत निकलना। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा था कि अब 11 दिन तक रात में 10 बजे के बाद से लेकर सुबह सूरज उगने तक अपनी खिड़की पर बिल्कुल मत जाना। तुझे यूं लगेगा कि खिड़की पर कोई खड़ा है या तुझे कोई आवाज देकर बुला रहा है, तब भी मत जाना, क्योंकि अगर अब तू गया तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, मौलाना की बात बिल्कुल सच हुई। मुझे यूं ही लगता था कि खिड़की पर कोई खड़ा है, मेरा नाम कहकर मुझे वो बुला रहा है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करके करवट बदल कर आंखें टाइट बंद करके लेटा ही रहता था।
नींद तो आती नहीं थी डर की वजह से। फिर 11 दिन बाद कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बिल्कुल से अपने आप ही ठीक हो गया। मैं जाकर मौलाना साहब का शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने उनको कहा कि अब ये दोबारा अगर मुझे कहीं मिलेगा तो? उन्होंने कहा हंसते हुए कि हो सकता है कि दोबारा वो तेरी खिड़की पर आए, लेकिन उसके लिए भी तुझे काम करना होगा। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि एक दूध का प्याला लेकर आ और अपनी खिड़की के बाहर उसे रख दे। मैंने वैसे ही किया। उन्होंने पर्चे पर कुछ लिख कर दिया था जो कि उर्दू भाषा में था, और वो जो लिखा हुआ था वो जाफरान से लिखा हुआ था। वो कहने लगे कि ये होने के बाद अगर दूध का प्याले में से दूध खत्म हो गया तो समझ जाना कि अब वो जेल तुझे कभी कहीं परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, अगली सुबह में जब मैं उठकर देखा तो वो दूध के प्याले में दूध वैसे ही पड़ा था और वो चिट्ठी भी वैसी पड़ी थी। मैं फिर मौलाना के पास गया। जाकर उनको बताया तो कहने लगे कि जब तक ये प्याले से दूध नहीं खत्म हो जाता और ये चिट्ठी वहां से गायब नहीं हो जाती तब तक तुझे रोजाना ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं रोजाना यूं ही करने लगा। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं था। फिर मैं मौलाना के पास जाकर कहने लगा कि आपने इस चिट्ठी में क्या लिखा है? वो कहने लगे कि अगर मैं तुझे बता दूंगा कि चिट्ठी में क्या लिखा है तो कोई फायदा नहीं, फिर तेरी जान को पक्का खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि जब ये चिट्ठी गायब हो जाएगी तब मैं तुझे बता दूंगा। मैं फिर से अगले दिन जाकर सारी चीजें वैसी ही रखने लगा। दोस्तों, फिर पूरे 14 दिन के बाद एक रात में जब मैंने बाहर दूध और वो चिट्ठी रखा तो मुझे कुछ आवाज आई कि प्याला हिल रहा है या कोई बाहर खड़ा है। किसी की आहट महसूस हुई। फिर सुबह उठकर देखा तो ना ही तो वहां पर चिट्ठी थी और ना ही वहां पर दूध था। लेकिन अगली ही रात में वहां पर मुझे एक दूसरी चिट्ठी मिली। वो भी कुछ उर्दू में लिखा था। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने जाकर वो चिट्ठी मौलाना साहब को दे दी। वो देखकर मुस्कुराए, कहने लगे कि मैंने माफी मांगा था उस चिट्ठी में। मैंने कहा फिर ये चिट्ठी क्या है? वो कहने लगे बस समझ जा, अब तुझे कोई खतरा नहीं। और दोस्तों, उसके बाद से मुझे कभी किसी जिन ने परेशान नहीं किया, और ना ही तो अब मैं रात में 10 बजे के बाद खिड़की के बाहर निकल कर देखता। उसका डर आज भी मेरे दिल में वैसा के वैसा ही है। तो दोस्तों, ये थी मोनू जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हिमदीप की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम हिमदीप है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये अभी कुछ साल पहले ही मेरे और मेरे घर वालों के साथ घटी। हम लोग बहुत टाइम के बाद एक साथ इकट्ठा हुए थे। यानी कि मेरा भाई कहीं बाहर काम करता था, मैं भी आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ। मेरी एक छोटी बहन है, वो मेरे मम्मी पापा के साथ रहती है। हम सभी लोग एक साथ दिवाली के मौके पर घर में इकट्ठा हुए थे, और सभी लोग यानी कि मैं और मेरा भाई एक एक महीने की छुट्टी डाल कर आए थे। पापा ने भी पहले ही ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। हमने सोचा कि क्यों ना इस छुट्टी का फायदा उठाया जाए और कहीं घूमने के लिए जाया जाए। उसके बाद पापा ने कहा कि हम कश्मीर चलते हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा कि ठीक है। हमारे घर से कश्मीर 850 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली और एक शाम 6 बजे के आसपास निकल पड़े। हमें पता था कि हमें पहुंचने में अगले दिन रात के 9-10 तो बज ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रास्ते में ही हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से हमें पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगा। सबसे पहले तो हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिसे बनाने में लगभग 2-2.5 घंटे निकल गए, क्योंकि उस जगह पर कोई पंचर वाला दिखाई ही नहीं दे रहा था। पंचर बनने के बाद कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि गाड़ी खराब हो गई। इसी वजह से हमें कश्मीर में जिस जगह जाना था वहां पहुंचने में रात के 3 बज चुके थे। जब हम वहां पर पहुंचे तो बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था। बर्फ की वजह से और ठंड की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में थे। जिस होटल को हमने बुक किया हुआ था वो होटल में जाने के बाद होटल वाला कहने लगा कि आप तो जल्दी आने वाले थे, फिर इतना लेट क्यों हो गया? हम लोगों ने उसे सारी बात बताई। वो कहने लगा कि ठीक है, आपका ये कमरा है। उसने हमें कमरा दिया। हम कमरे में जाकर सो गए। 3 दिन कश्मीर रुकने के बाद हम वहां से लद्दाख के लिए निकल पड़े।
दोस्तों, अब यहाँ से आगे का सफर कुछ डरावना होने वाला था। जब हम लद्दाख पहुंचे और वहां जाकर जिस होटल में हमने कमरा लिया था, वो होटल में हमारे अलावा कोई नहीं था। मैं उस होटल को देखकर ये सोच रहा था कि हमारे अलावा कोई नहीं है तो क्या इस होटल में कोई आता ही नहीं। वो कहने लगा कि लद्दाख में वैसे भी लोग कम ही आते हैं। हमने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। जब हमने अपने अपने कमरे में जाकर अपनी खिड़की खोली तो पीछे की ओर सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे और वो पहाड़ को देखकर मन और ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन रात के समय वो पहाड़ उतने ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। हम एक शाम जब घूम कर लौटे तभी ही वहां रिसेप्शन पर एक आदमी मिला। उस आदमी से मैं बात कर रहा था। मैंने कहा, यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ की होटल में कोई नहीं है हमारे अलावा। वो कहने लगा कि दरअसल कुछ लोग हैं जो इस होटल को भूतिया मानते हैं। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? वो कहने लगा कि इस होटल के पीछे कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए, और पीछे साइड के जितने भी कमरे हैं उनकी खिड़की खुलते ही साथ सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं। मैंने कहा, तो इसमें भूत कहाँ से आ गया? फिर उसने मुझे एक छोटी सी घटना बताई कि कुछ साल पहले वहां पर एक कपल आया हुआ था उसी होटल में। होटल 3 माले की थी। तीसरे माले पर वो कपल रुका हुआ था। जब वो कपल रात में सोने गया तब बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगले दिन दोनों की लाश उस कमरे से मिली। पुलिस ने भी बहुत जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद कहा जाता है कि जब भी वहां पर कोई कमरा लेता या आकर रुकता तो उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटते रहती थी, और इसीलिए हमने होटल का तीसरा माला हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मैंने कहा, तो होटल में पहले या दूसरे माले पर ऐसा कुछ नहीं होता है क्या? वो हंसते हुए कहने लगा कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, उसके बाद उसने एक बात और बताई कि आप लोग तो अभी कुछ दिन में चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले तीसरे माले पर एक चक्कर तो जरूर लगा कर जाना। मैं बोला, जब फ्लोर बंद है तो मैं जाऊंगा कैसे? वो कहने लगा कि मैं आपको रात में चोरी से लेकर जाऊंगा, और उसने वैसा ही किया। जब एक रात में सब सो गए तो वो मुझे तीसरे माले के बाहर ले जाकर दिखाने लगा। एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ था। उसे देखकर ही डर लग रहा था, और मैंने कुछ आवाजें भी सुनी, जैसा कि कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, या आपस में लड़ाई हो रही है। कहने लगा कि ये आवाजें कैसे आती है, इसका अंदाजा अब आपको हो गया होगा। और दोस्तों, फिर क्या था, अगले दिन तो हम वैसे भी वहां से निकलने वाले थे, और फिर अगले दिन सुबह होते ही हम उस होटल को खाली करके वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये थी हिमदीप की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी उत्तन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम उत्तन है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मैं रेवड़ी लगाता हूँ, और उसमें खाने के लिए सारे चाट्स के आइटम रखा हुआ हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी थी ये 2011 की थी। उसके बाद में 3 साल तक मैं वहाँ रेवड़ी लगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डर इतना लगता था कि उस जगह का नाम सुनते भी मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। अब मैं घटना पर आता हूँ। बात उस रात की है जब बहुत ज्यादा ठंड थी, कोहरा काफी ज्यादा था। रात के कुछ 11:30 बज चुके थे। मैं वो रेवड़ी का सारा सामान समेट रहा था और ये सोच रहा था कि जल्दी जल्दी घर पर चला जाऊंगा। जब मैं सारा सामान समेट रहा था और आसपास भी लोग बिल्कुल कम हो चुके थे, तभी ही मेरे पास एक औरत आई और आकर वो मुझसे कहने लगी कि मुझे कुछ चाट चाहिए। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि मैडम, अभी तो सब कुछ बंद हो चुका है, आप एक काम करना कि कल आ जाना। वो जिद करने लगे। मुझे उसे देना ही पड़ा, और इसी वजह से मुझे उस रेवड़ी का सामान समेटने में और ज्यादा देरी हो गई। वो वहां से तो चले गई, लेकिन फिर मैंने थोड़ी ही देर के बाद जब पूरा सामान समेट चुका था, एक और औरत को देखा जो कि कुछ सफेद और पीली रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो मेरे पास आई और आकर एकदम से चुपचाप खड़ी हो गई। मैं कहने लगा कि मैडम, अभी तो कुछ नहीं मिल सकेगा, कल आना। लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। वो बस मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने कहा कि आपको बोला ना कल आना, अभी कुछ देर पहले ही आप जैसी एक मैडम आई थी,
उन्होंने जिद की और मुझे देना पड़ा। देखो मुझे बहुत लेट हो चुका है, अभी आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही तो कोई जवाब दे रही थी। मैं चुपचाप वहीं खड़ा होकर देख रहा था। अभी मैं सारा सामान बटोर के वहां से निकलने ही वाला था कि वो अब भी वहां पर खड़े होकर मुझे घूरे जा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद एक बार इसे और कह देना चाहिए। मैंने फिर से कहा, जा रहा हूं, आपको यहाँ खड़ा रहना तो आप खड़े रहिए। उसके बाद मैं वहां से निकला, लेकिन वो औरत मेरे पीछे पीछे आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसा उसे चाट नहीं कुछ और चाहिए। वो जब मेरे पीछे पीछे काफी समय तक आने लगी तो मैं अपनी रेवड़ी की ठेले को रोककर पीछे मुड़कर उसे देखकर कहने लगा, आपको कहा ना मैंने कि अभी नहीं मिलेगा, अब कल आना। लेकिन उसने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरे घर के रास्ते में बीच में छोटा सा जंगल पड़ता था और उस जंगल वाले रास्ते से ही मैं अक्सर आया जाया करता था। ऐसा कोई जंगली जानवरों का तो वहां पर डर नहीं था। बस आप यूं समझ लीजिए कि जंगल पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे गांव और बस्तियां बसते चले गई तो जंगल एकदम से छोटा हो गया और वहां से लोग भी आते जाते थे, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। जब मैं वहां से गुजर रहा था तब वो जंगल के बीचों बीच आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे घूर के देखते हुए हाथ को जोर से दबाने लगी। मानो यूं लग रहा था कि जैसा मेरी आज ये हड्डियां तोड़ देगी। तो मैंने उसे जोर से चिल्लाया और मैं कहने लगा, अरे आप क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। दोस्तों, एक और अजीब बात ये थी कि जब वो मेरा हाथ दबा रही थी तब उसकी आंखों में क्रोध दिख रहा था। वो मुझे पता नहीं क्यों मार देना चाहती थी। मैं घबरा कर वहां से उसका हाथ छुड़ाकर जी जान लगाकर भागने लगा। वो मेरा पीछा करने लगी। मैंने उस रेवड़ी के ठेले को वहीं पर छोड़ देना ही ठीक समझा और पूरी ताकत से वहां से भागा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं भागते भागते थक गया और मैं एक जगह पर रुका। वो ठीक मेरे पीछे आई और आकर दोबारा मेरा गला पकड़ लिया। इस बार तो शायद वो मुझे जान से ही मार देना चाहती थी। मैंने फिर भी खुद को संभाला और वहां से दोबारा अपनी जान बचाकर उठकर भागने लगा। फिर अगले कुछ ही पल में पता नहीं कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे जो शायद रात के समय अपनी खेत की रखवाली के लिए जा रहे थे। उनकी आवाज सुनकर या उनको आता देखकर उसने एकदम से मुझे छोड़ा और फिर पता नहीं कहीं गायब हो गई। एक बात तो तय थी कि ये औरत मुझे उसी जगह पर मिली थी जहां पर मैं रेवड़ी लगाता था। हो ना हो इसे किसी बात का तो क्रोध था ही मुझ पर। इसीलिए मैं अगले 2-3 साल तक उस जगह पर जाना ही छोड़ दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियां। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।